अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लेक्चर नंबर 12 को देखने लगे हैं। सर्विस शेप इनइक्वालिटी हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो सवाल सामने आता है वो ये है कि जब हम मेजरमेंट्स लेंगे, हाउ मेनी मेजरमेंट्स आर विद इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम मीन का लेते हैं उसमें कितनी मेजरमेंट जो है फॉल करेंगी। इसी तरह जब हम दो स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तब कितनी मेजरमेंट्स होंगी विद इन द सेकंड डेविएशन, मतलब वो कितनी मेजरमेंट्स होंगी जो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होंगी। ठीक है, अच्छा जी, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी फॉल करेंगी, वो आपको सारा बताता हूँ। शेबी शेप थ्योरम हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया है कि हमारे पास के कोई भी ग्रेटर देन के एक नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और हम लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के लिहाज से। शेबी शेप थ्योरम में पूछ लिया जाता है कि के की क्या वैल्यू हो सकती है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, और वो जो वैल्यू होगी वो इस इंटरवल के अंदर लाई करती होगी। एक्स जो बार है ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो इंटरवल है ना, इसके अंदर जो के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, ये जो इंटरवल है इस इंटरवल में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ बेसिक कैलकुलेशन किए हैं कुछ वैल्यूज़ अज्यूम करके। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो है ना यहाँ पे जैसे फार्मूला दिया हुआ है कि 1 माइनस 1 आवर के 2। ठीक है, के 2 दिया हुआ है ना, तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर के 2 है तो वहाँ पर जो है वैल्यू अज्यूम के एटलीस्ट 1 माइनस 1 आवर 22 इज इक्वल टू 3/4 विल फॉल विद इन द सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन विद इन द इंटरवल ऑफ दिस। तो उन्होंने जो ये कैलकुलेशन किया उससे इन्होंने ये कह दिया कि जो रिज़ल्ट होगा, जो मेजरमेंट होगी वो इस इंटरवल के अंदर जो है फॉल करेगी। सिमिलरली उन्होंने एक और वैल्यू अज्यूम कर ली है के की 32, और वहाँ पे 8/9 आंसर आया। और उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरवल है बेसिकली ये फॉल करेगा थर्ड इंटरवल के अंदर। अब अगर कैलकुलेट करें तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस पहले हम ऐसा कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 22 ये आता है हमारे पास 0.045। ठीक है, तो 1 माइनस 0.045 यू विल गेट द 0.955 अप्रोक्सीमेटली 1। सिमिलरली इस तरह से जब आप 8/9 देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, सॉरी 8/9 हमारे पास बनेगा ये 0.88। तो अगर आप देखें जब हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी स्टैंडर्ड डेविएशन में तो हमारे पास 0.9 समथिंग आया था, और जब थर्ड डेविएशन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की है ऑफ द मीन थर्ड इंटरवल में जो वैल्यू लाई कर रही है वो 0.88 है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि देखिए अब जो हमने कैलकुलेशन की थी 0.9 आया था, 0.8 आया, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है ना 1 से लेस हैं। तो इसलिए के की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, ताकि शेबी शेप थ्योरम जो है हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आगे हमें एक जो है बता दिया गया कि अगर आपके पास पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन निकल रहा है तो जो मेजरमेंट्स होंगी वो 68% फॉल कर रही होंगी पहले इंटरवल के अंदर। ये इंटरवल है एक्स जो एक्स बार है माइनस एस है और एक्स बार प्लस एस है, ये इंटरवल है। और हम स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे ऑफ द मीन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जो हमारी मेजरमेंट्स होंगी वो 68% इसमें फॉल करेंगी। सिमिलरली 95 सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में और 100% थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल करेंगी। ये एमसीक्यूज़ के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब हम एग्जांपल में ये कुछ डाटा दे दिया गया 50 कंपनीज़ की परसेंटेजेस का, तो उसके अंदर को कह रहा है कि आप बता दें कि कौन सी जो है मेजरमेंट किस प्रोपोर्शन में फॉल करती है। और हम लोगों को उसने कह दिया कि आप इंटरवल ये आपके पास है एक्स बार प्लस माइनस एस, एक्स बार माइनस प्लस 2s एंड एक्स बार प्लस माइनस 3s। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू दे दी गई हैं 8.49 और 1.98। इसमें सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करेंगे और आपको परसेंटेजेस याद होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। तो पहली जो मेजरमेंट फॉल हो रही है 68% है, दूसरी 95 है, यहाँ पे 94 लिखा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो अब 95% लिख देंगे, कोई इशू नहीं होगा। और जो आप थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जिससे कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंपल आपने एस की जगह पे एस वैल्यू पुट करनी है और एक्स बार की जगह पे एक्स की वैल्यू मीन की वैल्यू दी हुई है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी मेजरमेंट्स होंगी वो जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो जो आपका इंटरवल होगा उस हिसाब से उतनी मेजरमेंट्स आपकी फॉल कर रही होंगी। थर्ड में 100% है। ठीक है, आगे आ जाएँ।
उसके बाद हमारे पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी हमारे पास होती क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। 5 नंबर समरी हमारे पास बेसिकली होती है ये चीज़, ये एक एग्जांपल दे दी गई है यहाँ पर ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एनुअल कॉस्ट दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद हमें कह दिया गया 5 नंबर समरी निकालें, और यहाँ पर हमारे पास एक टेबल मैंने बनाई थी आप लोगों की आसानी के लिए। तो सबसे पहले एक्स नोट जो है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर इन अ डेटा सेट है, और Q1 जो हमारे पास है फर्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन है। एक्स जो ये बनाया है मैंने, ये मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल डेविएशन भी इसे कहते हैं, क्योंकि पेपर में हो सकता है वो आपको कहते हैं कि 5 समरी निकालें, 5 समरी नंबर समरी निकालें और सेकंड क्वार्टाइल भी ज़रूर निकालें। तो आप परेशान हो जाएंगे कि इसमें तो सेकंड क्वार्टाइल था ही नहीं, इसमें तो फर्स्ट और थर्ड था, लेकिन ये सेकंड क्वार्टाइल कहाँ से आ गया। तो ये जो मीडियन आप निकालेंगे बेसिकली ये भी आपका सेकंड क्वार्टाइल ही क्या कहा जाता है इसको, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे और फिर लार्जेस्ट नंबर इन अ डेटा सेट निकालेंगे। और ये जो है मैंने जिस तरह ये लिखा है, आप कहेंगे किस तरह लिखा है, ये बेसिकली मैंने इंसर्ट में जाके यहाँ से इक्वेशन पुट किया है, इक्वेशन पुट किया, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ एक आसानी के लिए। ये मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने ऐसे कि इक्वेशन किया, इक्वेशन करने के बाद मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट में गया, यहाँ पे ये क्लिक किया और उसके बाद सिंपल एक्स लिखा यहाँ पर और यहाँ पे ओ आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये 5 नंबर समरी है। अब हम एक देखते हैं कि ये वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा सेट दिया हुआ है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। पेपर में टाइम चूँकि कम होता है तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास ये था डेटा सेट, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर जाके ना सिर्फ शॉर्ट पे आया और ये क्लिक किया तो ये मेरे पास टेबल बन गई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डाटा सॉर्ट हो गया। जब डाटा हमारे पास सॉर्ट हो गया तो हमारे लिए अब दूसरा टास्क क्या है कि हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डाटा सेट है। हमारे पास ये डाटा सेट है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, और जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है वो निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक्सेल पे एक फार्मूला है, इज इक्वल्स टू मीन ब्रैकेट डाल के ये मैंने पूरी जो हमारे पास डाटा सेट है इसमें कॉल की है और हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल आई है। सिंपल मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली है मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये मैक्सिमम वैल्यू भी ऐसी, मिनिमम और मैक्सिमम आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये देखिए पता होना चाहिए ताकि आपको आसानी रहे पेपर में। ये ड्रैग किया हमने और ये एंटर कर दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब पेपर में आपको चाहिए कि आप जो है ना प्रॉपर जो है ना मीडियन निकालें, और मीडियन निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में समझाया था, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको याद नहीं आ रहा पेपर के अंदर, तो ये एक तरीक़ेकार है, मीडियन इज इक्वल टू मीडियन, और आप इसको कॉल कर लें पूरे डेटा सेट को तो आपके पास मीडियन निकल आएगा। 3 चीज़ें तो आपकी यहाँ पे 5 मिनट कम से कम टाइम में निकल आई, 5 मिनट से कम टाइम में निकल आई। तो ये 3 चीज़ें निकल आई कि हमारे पास क्या निकल आई, एक्स नोट निकल आया, स्मॉलेस्ट निकल आया, मीडियन निकल आया और एक्सएम निकल आया। अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन Q1 और क्वार्टाइल डेविएशन जो है थर्ड कैलकुलेट करनी है, सही है। इसका हमारे पास ये फार्मूला है, ये आप सबको पहले पता है कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अब क्या करेंगे, सिंपल इधर हम लोगों ने मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप पहले क्यूमुलेटिव एनुअल कॉस्ट निकाल लेंगे, वो आपको पता है कि किस तरह निकालनी है, कि ये सिंपल 13 है, फिर 13 + 14.3 करेंगे 27, फिर अगली वैल्यू ऐड करेंगे 27.3 में तो 42.2, मतलब इस तरह से आप क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे। फिर आपने क्या करना है कि फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए, माइंड में रखते हुए n/4 की वैल्यू निकालेंगे, ये 40 आएगी, इस तरह ये 3n/4 निकालेंगे थर्ड क्वार्टर डेविएशन में तो हमारे पास 120 आएगा। अब हमें ये देखना है कि 40 किस रेंज में लाई कर रही है, मतलब किस जगह पे लाई कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि 14.9 की जो वैल्यू जो है उस जगह पे हमारा जो क्यूमुलेटिव एनुअल कॉस्ट है 42.2 है, तो यहाँ पर हमारा 40 लाई कर रहा है, तो हमारा जो Q1 है वो ये है, ठीक है। सिमिलरली Q3 हमारा जो है 120 आया और एग्जैक्टली वो फॉल कर रहा है 16.4 वाली जगह पे ना, वैल्यू पे एनुअल कॉस्ट के ऊपर। तो ये हमारे पास 16.4 जो है हमारा Q3 निकल आया। तो ये था हमारा 5 नंबर समरी। तो ये हमारे पास 5 नंबर समरी था। अगर ये वैसे कर तो आती नहीं पेपर में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है 5 नंबर समरी, ये आता है पेपर में। ये आपको एमसीक्यू के तौर पे पता होना चाहिए कि राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, उसका ये एक हमें बता दिया गया कि मीडियन जो होता है लेस देन मिड क्वार्टाइल रेंज, लेस देन मिड रेंज होता है। मिड क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला पिछले लेक्चर्स में देख लिया हम लोगों ने, और मीडियन का भी जो मिड रेंज का भी हमने देख लिया है। कभी कभार इस तरह से जो है ना एक सवाल बन के भी आया था कि आप जो है ना हमें
हम आपको एक डाटा सेट दे रहे हैं, आप इसे मीडियन निकालें, मिड क्वार्टाइल रेंज निकालें और मिड रेंज निकालें, ठीक है, और फिर बताएं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है या जो है ना क्या कहते हैं दूसरी, क्या नाम है इसका, दूसरा नाम क्या है, राइट, एक तो राइटली है, इसको पॉजिटिवली भी कहा जाता है, एक दूसरी होती है जो आपकी लेफ़्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेफ़्ट स्क्यूड में ये होती है इक्वेशन और राइट स्क्यूड में ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एमसीक्यूज आ जाते हैं पेपर में, उसमें वैल्यूज़ दे दी गई होती है कि मीडियन ये है, मिड क्वार्टाइल रेंज ये है, मिड रेंज ये है, तो आप ये बताएं कौन सा जो है राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको एमसीक्यूज करने पड़ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस तरह से। ये सारी वो कैलकुलेशन की हुई हैं। लेक्चर नंबर 13 देखते हैं। इसमें बॉस विस्कर प्लॉट के बारे में बताया गया। बॉस विस्कर प्लॉट किस तरह से बनता है देखें। सबसे पहले तो आप 5 नंबर समरी जिसको आ गई तो उसके लिए बॉस विस्कर जो है ना कैलकुलेट करना कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने पहले क्वार्टाइल निकालना है, मिड रेंज निकालना है, उस तरह से, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है कि सबसे पहले आप जो है ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें वैल्यूज़ डालेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, सही है। अब जब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 23.1 तक, तो आप जो है ग्राफ के जब उसको बनाने लगेंगे तो 23.1 तक, मतलब 24 तक जो है आप बना लीजिएगा। एक्स एक्सिस पे जो है ना पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपने जो है ना जो आपके रिजल्ट्स आए हैं उसको आपने उसके अक्रॉस पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट्स लगा के आपका एक बॉस विस्कर प्लॉट बनेगा। ये मैं अभी आप करके दिखाता हूँ, बल्कि मैंने ये किया हुआ है, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। ये हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, और हमने जो है सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने माइंड में ये पता था कि हमारे पास एक्स नोट जो है 13 है और एक्स एम हमारे पास 23.1 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 13 के अक्रॉस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली यहाँ पे 23.1 के आगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, देख सकते हैं आप। फिर हमारे पास था हमारे पास था एक्स मीडियन, जिसे हम कह रहे थे मीडियन, या हमारे पास मीडियन था। हमारे पास मीडियन क्या निकला था, 15 पॉइंट समथिंग निकला था। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास निकला था 15.3। हमने क्या किया, सीधे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास Q1 था, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि वो 14.9 था और एक 16.0 था, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। हमने इसको जिस तरह से जोड़ दिया और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास बॉस विस्कर प्लॉट बन गया। ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर किस तरह से जो है हमारे पास जो डाटा सेट था, इस डाटा सेट का जो है इन्होंने बॉस विस्कर प्लॉट बनाया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेल शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं। ये लेफ़्ट स्क्यूड है, ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये क्या होता है कि जब आपको पेपर में डाटा सेट दे दिया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा कि आप जब वो आपको कह सकता है कि आप बॉस विस्कर प्लॉट बनाएं, कहेगा कि आप मीडियन निकालें, Q1 निकालें, Q3 निकालें, सब निकालें, एक्स नोट निकालें और एक्स एम निकालें। जब आप सब वैल्यूज़ निकालेंगे तो फिर आपको कहेगा बॉस विस्कर प्लॉट करें। जब आप बॉस विस्कर प्लॉट करेंगे फिर वो आपको कहेगा कि मुझे ये भी बता दें कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको ये इस चीज़ से आइडिया होना चाहिए माइंड में कि अगर इस तरह से हमारी बॉस विस्कर बन रही है प्लॉट तो हम कहेंगे ये बेल शेप है, अगर हमारी इस तरह से बन रही है तो हम कहेंगे रेक्टेंगुलर शेप है, और अगर इस तरह से बन रही है तो लेफ़्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इस तरह से बन रही है तो राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारा डेटा सेट है, जो हम एग्जांपल देख रहे थे, तो ये भी हमारी राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जांपल कुछ ख़ास नहीं है, इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूलाज बस आपको पता होना चाहिए कि पैरेसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किस तरह निकालते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई बाय मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक डाटा सेट दे दिया गया है, एक मीन दे दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी गई है, मैनुअल वर्कर्स और नॉन मैनुअल वर्कर्स के चिल्ड्रंस की स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी गई है, मीडियन दे दी गई है, Q1 Q3 सब दे दी है, और क्वार्टाइल डेविएशन भी दे दी है। अब हमारे पास फार्मूला हमें पता है क्या है, हमने मीन माइनस मीडियन निकाला और फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन थी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मीन कैसे निकाला, सब वैल्यूज़ को ऐड किया,
हाँ सॉरी, ऐड करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे तो गिवन है 8.50 माइनस, फिर हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, मीडियन। अब जब मीडियन निकालेंगे आपके पास सामने 8.50 है, ये देखें 8.50 लिख दिया, और नीचे हमारे पास फॉर्मूले में था स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन हमें दे दी गई है 3.61। ठीक है, ये आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक का 0 आंसर आएगा, एक का -0.55 आंसर आएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास पेरिसन कोएफिशिएंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी अ ज़ीरो। जो भी हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा, जो पेरिसन कोएफिशिएंट होगा ना, वो ज़ीरो होगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यू टू द राइट द आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन राइट की तरफ होगी, स्क्यूड होगी राइट की तरफ, तो वो उसका आंसर हमेशा भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो आंसर नेगेटिव शो कर रहा होगा वो लेफ़्ट होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर क्या है, तो ये हमारे पास एक आंसर 0 है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेरिसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, ये बेसिकली हमारा एक जो है क्या कहते हैं इसको, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और पॉजिटिव अगर हम कहें तो पॉजिटिव भी है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कह सकते हैं, राइट भी है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये लेफ़्ट स्क्यूड है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 14। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 14 लेक्चर को देखेंगे, उसमें बाकी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हैं, कंसेप्ट ऑफ टोटोसिस है। ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर्स नहीं है लेक्चर नंबर 14, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हम आगे देखेंगे, जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है।